डन। हमारे पास जो बिजनेस स्टडीज के अंदर जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत, ठीक है जी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला शब्द ये बताओ, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं भाई? प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? हिंदी में इसका नाम होता है प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत। कोई जन आइडिया देगा? तुषार सर, तनिष्क, सॉरी। रूल्स एंड रेगुलेशंस। ऋषभ, रूल्स। साहिल, जो फिक्स रूल्स होते हैं, ठीक है। जतिन, ठीक है, यानी कि जनरल गाइडलाइंस। कृष्णा, फ्लेक्सिबल होते हैं। सिद्धांत क्या से होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। बुक्स लाए हो सब जने? निकालो, पढ़ो सब जने। प्रिंसिपल का मीनिंग दोबारा पढ़ो, फिर दोबारा पूछूंगा, फिर समझाना। चलो ठीक है। हाँ भाई, सबने पढ़ ली दोबारा मीनिंग? एक एक करके दोबारा बोलेंगे। तनिष्क, क्या होते हैं प्रिंसिपल्स? थोड़ा लाउड बोल। फंडामेंटल राइट्स? ऐसा मारूंगा तेरे को। कह रहा फंडामेंटल राइट्स। पढ़ने बैठ जाए यहाँ पे। टूल्स, ठीक है जी। और क्या लिखा हुआ उसमें ऐसा वर्ड जो आपको लगा हो? सब जर्नल गाइडलाइंस, ठीक है। और कुछ? बिहेवियर पे भी आती है बात। किस पे आती है बात? बिहेवियर पे आ गई बात, ठीक है कि नहीं? डन। आप लोगों ने पढ़ी डेफिनेशन। अब एक बार ध्यान से इस बात को समझो। प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत। जो आप लोग रूल्स रूल्स चिल्ला रहे थे ना, वो होते हैं कानून। वो क्या होते हैं? कानून। सिद्धांत का मतलब होता है सबका अपना चलने, किसी भी काम को करने का तरीका। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से किसी ने पूछा कि सर आप 12th में कैसे पढ़ते थे, तो मैंने कहा देखो अपना तो एक ही प्रिंसिपल था। सुबह उठेंगे, सुबह उठेंगे, ठीक है, सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, उसके बाद जाके कुछ स्कूल का जाएंगे, फिर आएंगे वापस, खेलेंगे कूदेंगे, शाम को होमवर्क वर्क करेंगे, फिर सेल्फ स्टडी। अब ये मेरा तरीका था, ये मैंने आपको बताया। क्या आपको जरूरी है यही फॉलो करना है? अगर आपको लग रहा है ये अच्छा है तो आप फॉलो करो, अगर आपको लग रहा है ये अच्छा नहीं है आप फॉलो मत करो। तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, पहला पॉइंट, वो ऑप्शनल होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शनल होते हैं। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शनल इन नेचर। अब ऑप्शनल का मतलब क्या हो गया? कि अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते मत फॉलो करो। यू मे फॉलो और मे नॉट फॉलो। आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है इस सिचुएशन आपके लिए
फायदेमंद है तो ठीक है, अदरवाइज रहने दो। डन, पहला पॉइंट हो गया। दूसरी बात क्या है कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, जैसे मैंने, आपने मेरे से पूछा कि सर आपने पढ़ाई कैसे करी, तो मैंने अपने एक तरीका बताया। क्या बताया? एक तरीका। तो उसके लिए यहाँ पे क्या वर्ड होता है कि एक किसी काम को करने का जनरल तरीका, यानी कि मैंने आपको एक गाइड कर दिया कि मैं ऐसे पढ़ता था, मैं ऐसे पढ़ता था। तो जब जनरल गाइडलाइंस होती है तो उसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य निर्देश। सामान्य, ठीक है कि नहीं? अब जो जनरल गाइडलाइंस है वो कहीं ना कहीं आपको ना थोड़ा हेल्प करेंगी। जैसे आप, मैंने आपको बताया, देखो मैंने बताया मैं सुबह भी सेल्फ स्टडी करता था, शाम को भी। तो आपको एक बात समझ में आई कि क्या करनी जरूरी है, क्या करनी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो जनरल गाइडलाइंस होती है ना वो हेल्प करती है। क्या करती है? हेल्प। किस चीज में? डिसीजन मेकिंग में। किस में हेल्प करेंगी? कि आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प करेंगे। जैसे आपने अपने पापा से, पिताजी से बैठ के बात करी कि पिताजी व्यापार कैसे करते हैं, क्योंकि पिताजी ने कभी ना कभी व्यापार करा, वो उन्होंने अच्छा भी करा, उनका खराब भी हुआ, नुकसान भी हुआ, सब चीजें, ठीक है कि नहीं? तो जब आपने पिताजी से बैठ के बात करी तो उन्होंने बताया कि भाई ये ऐसे, वो वैसे, वो वैसे। तो जो आपकी जनरल गाइडलाइंस होती हैं वो कहीं ना कहीं हेल्प करती है क्या करने में? डिसीजन मेकिंग में। और जब आप उन जनरल गाइडलाइंस पे बैठ के विचार विमर्श करते हो तो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में भी, किसमें, थोड़ा सा क्या नजर आने लगता है? चेंज नजर आने लगता है। क्या नजर आने लगता है? जैसे आप पहले कहते हैं यार मैं तो यूट्यूब से पढ़ूंगा, अरे मैं तो सिर्फ सारे के सारे ट्यूशन पढ़ूंगा, लेकिन फिर मैंने बताया कि मैंने कहा सेल्फ स्टडी भी जरूरी है, सेल्फ स्टडी भी जरूरी है। तो फिर वहां पे आपके दिमाग में है नहीं यार देखो, क्योंकि पेपर में लिखना तो मैंने ही है, तो इसलिए मुझे क्या करनी पड़ेगी? सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं? सारे शब्दों को जानने के बाद अब मीनिंग लिखते हैं, जो कि थोड़ा बेटर अंडरस्टैंड हो पाएगा। मीनिंग लिखने के बाद हर एक वर्ड को समझने की कोशिश करना कि बिजनेस सिखा क्या रही है आपको। सिर्फ नोट्स बनाना या पेपर में लिख के आना काफी नहीं, बिजनेस स्टडीज को समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस आपका भी व्यापार है, आगे चल के हो सकता है आपका भी कोई छोटा सा दुकान या कोई व्यापार होगा, तो वहां पे ये चीजें हेल्प करती है, ठीक है? चलिए सर प्लीज लिखिए जरा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जर्नल गाइडलाइंस, जर्नल गाइडलाइंस फॉर decision making, for and behavior, and behavior, ठीक है कि नहीं? डन, ठीक है। हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो। प्रबंध के सिद्धांत से अभिप्राय, प्रबंध के सिद्धांत से अभिप्राय उन सामान्य निर्देशों से होता है जो, उन सामान्य निर्देशों से होता है जो एक व्यक्ति के, एक व्यक्ति के निर्णय, एक व्यक्ति को लिख देना, एक व्यक्ति को निर्णय लेने में सहायता करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है? अब एक बार बताओ क्या लिखा आपने, ये ऑप्शनल है कंपलसरी? ऑप्शनल, ठीक है। क्या लिखा? ऑप्शनल। तो लिखो जरा अगली लाइन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑप्शनल इन नेचर, ऑप्शनल इन नेचर। प्रबंध के सिद्धांत इन नेचर, प्रबंध के सिद्धांत
विकल्प के रूप में यूज किए जाते हैं, विकल्प के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है जी, डन। इतना लिख लिया, ओके सर। अब जरा थोड़ा सा अगले पॉइंट पर आते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है? प्रिंसिपल वर्सेस रूल। आप सब जने इसी तरीके से लिखेंगे, एक एक बस डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो प्रिंसिपल कैसे नेचर के होते सर? बोलो। ऑप्शनल, जो एक प्रकार की क्या है, गाइडलाइंस है। क्या है ना? जबकि रूल्स क्या है? ऑप्शनल होते, कंपलसरी होते हैं नेचर में। रूल्स का नेचर हमेशा कैसा होता है? कंपलसरी। क्योंकि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आपको कहीं ना कहीं पेनल्टी का सामना, फाइन का सामना करना पड़ेगा। और रूल्स आपको क्या बताते हैं? डूज एंड डोंट्स। क्या करना है, क्या रूल क्या बताता है? जैसे आपके स्कूल का रूल क्या है कि आपको 12:30 के बाद आना है और 1 बजे के बाद नहीं आना, ड्रेस में आना है, स्कूल के 200 मीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति सिगरेट, पान, बीड़ी वगैरह बेचता हुआ नहीं पाया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? डू एंड डोंट्स। क्या हंस रहा है भाई? क्या कह रहा है? बेच रहे, गेट के बाहर ही मिलती है तो वो भाई चला रहे, वरना 200 मीटर के दायरे में नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो रूल्स होते हैं वो डू एंड डोंट्स बताते हैं, कंपलसरी नेचर होते हैं। जबकि ऑप्शनल सिर्फ क्या है? जनरल गाइडलाइंस। और किस नेचर के हैं? ऑप्शनल नेचर के। फटाफट से इसको लिखो। उसके बाद प्रिंसिपल्स और क्या कहते हैं, टेक्निक्स। प्रिंसिपल्स वर्सेस टेक्निक्स। अगेन सिमिलर। टेक्निक्स, सॉरी, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसकी बात करते हैं? गाइडलाइंस की। जबकि टेक्निक्स किसकी बात करती है? मेथड की। टेक्निक किसकी बात करती है? मेथड की। यार तूने काम किस टेक्निक से कर लिया भाई? तो अल्टीमेटली वो बंदा क्या बोलना चाह रहा है आपसे कि तूने कौन सा मेथड फॉलो करा। ठीक है कि नहीं? वैल्यूज और एथिक्स। प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज या फिर एथिक्स। क्या? सॉरी, गाइडलाइंस कॉमन, प्रिंसिपल वर्ड है ना एक तरफ, तो चेंज तो यहां पे हो रहा है। अब जब प्रिंसिपल सिमिलर है, अब प्रिंसिपल्स की जब बात आ रही है तो गाइडलाइंस हो गई। जो वैल्यूज होती है, जो इथिक्स होते हैं, जो वैल्यूज होती है और जो इथिक्स इथिक्स होते हैं, वो क्या बात करते हैं सर? कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता ही खाने की आइटम है, इसमें मिलावट करना, इथिकली गलत है ना, वैल्यूज नहीं अलाउ करती। एथिक्स का मतलब क्या होता है? नैतिकता। एथिक्स का मतलब क्या होता है? नैतिकता। लेकिन मुझे इसमें मिलावट करके प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है? तो हो सकता है मैं मिलावट कर दूं क्योंकि मेरे को प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो वैल्यूज होती है ना, वो ये बताती है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग।
अब जैसे लेबर सस्ती चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन लेबर सस्ती के चक्कर में आपने चाइल्ड लेबर पकड़ ली, क्या पकड़ ली, तो इथिकली क्या हो गया आप, गलत। लेकिन लेबर सस्ती पकड़ना प्रिंसिपल तो कह रहा सही है, बट इथिकली आपने सस्ती लेबर पकड़ने के चक्कर में बच्चों को पकड़ लिया, बच्चों से काम करवा रहे हो, किससे काम करवा रहे हो, बच्चों से, चाइल्ड लेबर, वो इथिकली क्या हो गया, गलत हो गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, आपने किसी ऐसे एरिया में काम कर दिए जहां पे आपको फायदा तो हो गया, प्रॉफिट तो हो गया, बट उस एरिया में उस जगह काम करने से क्या हो, वहां के जो जीव जंतु थे, पशु पक्षी थे ना, उन सबको बहुत नुकसान हो गया। आपने महसूस, जैसे भी तेलंगाना की न्यूज आई थी ना, जंगल कटे थे, याद है, जंगल काटने न्यूज आई थी, वो हो सकता है आपके प्रिंसिपल में सही लग रहा हो, लेकिन इथिकली वो क्या है, प्रॉपरली गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या इथिक्स और प्रिंसिपल सेम है, क्या रूल्स और प्रिंसिपल सेम है, क्या टेक्निक और प्रिंसिपल सेम है, तो आंसर इज नो, ये ध्यान रखना। डन, आगे चले, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल्स ना दो लोगों ने दिए भाई, कितने लोगों ने दिए, दो लोगों ने। प्रिंसिपल्स जो दिए वो दो लोगों ने दिए सर। एक है हेनरी फ्योल, और एक है FW टेलर। ठीक है, हेनरी फ्योल ने बेसिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करी, किसकी बात करी, बेसिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, जबकि टेलर ने किसकी बात करी, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की, किसकी बात करी, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स हमारे को कितने लोगों ने दिए, दो, हेनरी फ्योल एंड FW टेलर। तो पहले हम लोग हेनरी फ्योल के ना, अच्छा, इनके 14 प्रिंसिपल्स है, कितने प्रिंसिपल्स है सर, और इनके द्वारा दिए गए 4 प्रिंसिपल्स दिए गए एंड 8 टेक्निक दी गई। ठीक है जी, 4 प्रिंसिपल और 8 टेक्निक्स। आज स्कूल की छुट्टी थी क्या, हाफ डे, अच्छा लास्ट वर्किंग डे है। कल क्यों है, लेबर डे, पता नहीं भाई। सरकारी तो छुट्टी 9 से हो जाएगी ना, बाकी प्राइवेट वाले पता नहीं कब तक चलाएंगे स्कूल, और हो सकता है सरकारी में भी 12th की एक्स्ट्रा क्लास लगा दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं लगा रहे, बढ़िया है फिर तो। हाँ, वो 8 तारीख के आसपास ही पता लगेगा। हेनरी फ्योल के बारे में क्या हुआ, तुमने प्योर कुछ दोबारा करा था क्या, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, लिखो हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ा सा ना, कुछ 1 मार्क की इक्वेशन भी बन सकती है, तो आप लोग अपनी बुक में निकाल लो हेडिंग,
हेनरी फ्योल। इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोग ऐड कर लेते हैं। पहला पॉइंट लिखो भाई, हेनरी फ्योल को बोला जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है भाई। फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी एंड थॉट्स किसे कहा जाता है? तो आंसर इज हेनरी फ्योल को। ठीक है जी, डन। उसके बाद इन्होंने एक 1860 में कोल माइनिंग इंडस्ट्री में काम करना शुरू करा। किसमें काम करना शुरू करा? बोलो गधो। माइनिंग इंडस्ट्री जो ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट होने वाली थी, जो ऑलमोस्ट क्या होने वाली थी? बैंकक्रप्ट। तो इनको 1888 में, कब? 1888 में उस कंपनी का क्या बना दिया? बोलो क्या बना दिया? डायरेक्टर। और जब 1888 में इन्होंने कमान संभाली, तब तक कंपनी के हालात कैसे थे? बर्बाद होने वाले की, यानी कि जो कंपनी क्या हो चुकी है? बर्बाद हो चुकी है। क्या हो चुकी है? बर्बाद। इंसॉल्वेंस का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज खत्म हो रही है, बर्बाद हो चुकी है। ठीक है जी। अब इन्होंने 1888 में डायरेक्टर की पोस्ट संभाली और 30 सालों तक उस कंपनी को सर्व करा। और जब 30 सालों बाद रिटायरमेंट ली ना सर, क्या ली? रिटायरमेंट। तो उनकी जो कंपनी थी, उनकी जो कंपनी थी पूरे कंट्री में लीडिंग कोल स्टील कंपनी बनकर उभरी। तो यानी कि इन्होंने जो अपने प्रिंसिपल लगाए वो कारगर साबित हुए। इन्होंने जो अपने प्रिंसिपल लगाए वो कारगर साबित हुए, और जो कंपनी कल तक इंसॉल्वेंट थी वो आज फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। फाइनेंशियली काफी ज्यादा स्ट्रांग है सर। तो ये छोटा सा इतिहास है किसका? हेनरी फ्योल का। कोल माइनिंग इंडस्ट्री के नाम से बुलाया जाता था बस। उस मतलब उस वक्त की नाम जो थी ना, होगी अभी ये फ्रांस की है, कहाँ पे क्या है उतना कहाँ पता लगता है। डन। फाइनेंशियली स्ट्रांग बनकर निकली वो कंपनी। तो इसलिए जो इन्होंने 30 ईयर्स तक जो अपने प्रिंसिपल्स यूज करे ना, उसको फिर लोगों ने भी एक्सेप्ट करना शुरू करा। डन। इनका सबसे पहला प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल का नाम बोलो। डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क को समझने के लिए थोड़ा सा मेरे को मेल का मतलब जो हमारे पीडीएफ थे ना, उसका यूज करना पड़ सकता है आपको बेहतर दिखाने के लिए। ठीक है जी। सिंपल और शॉर्ट में रखेंगे, ज्यादा कोई टेक्निकलिटी में नहीं आएंगे, क्योंकि कंसेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। पहला क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, हिंदी में नाम क्या है? कार्य का विभाजन। कार्य का, इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल,
जो आपके पास टास्क है ना, जो आपके पास क्या है, टास्क है, होल टास्क, यानी कि पूरा जो काम है ना उसको क्या करो, स्मॉल यूनिट्स में बांट दो। किसमें बांट दो, बोलो भाई, स्मॉल यूनिट्स में बांट दो। और स्मॉल यूनिट्स में बांटने के बाद, जैसे मान के चलो कंपनी बहुत बड़ी है, कंपनी ने क्या करा, डिपार्टमेंट बना दिया अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, सब डिपार्टमेंट बना दिए। तनिष्क, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। अब इस डिपार्टमेंट में आप अपॉइंट उन्हीं पर्सन्स को करो, उन्हीं पर्सन्स को करो जो उसमें क्या है, स्पेशलाइज है, जो उनमें क्या है, स्पेशलाइज। तो मान लीजिए कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट में मिस्टर शुक्ला जी है, मिस्टर शुक्ला जी हैं, वर्मा जी हैं, शर्मा जी हैं, चावला जी हैं, किसी का भी नाम लिख दो सर यहाँ पे, है ना। डन। जो उसमें क्या है, एक्सपर्ट है, जो उसमें क्या है, एक्सपर्ट है। अपॉइंट करो क्या, बोलो भाई। जब किसी भी काम को एक्सपर्ट करेगा तो वेस्टेज क्या होगी, और क्वालिटी क्या आएगी, बेहतर आएगी, और काम की एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है भाई, काम की एफिशिएंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। चलिए सर पढ़िए जरा। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क जॉब ईच परफॉर्म बाय स्पेशलिस्ट और ट्रेंड एम्प्लॉय, जिससे कि आपकी इस क्वालिटी अच्छी बने, वेस्टेज कम हो और एफिशिएंसी बेहतर आए। आप देख लो विकास सर क्या पढ़ा रहे हैं, साइंस, गौरव सर क्या पढ़ा रहे हैं, इकोर बीएसटी, पंकज सर क्या पढ़ा रहे हैं, अकाउंट्स, अभिषेक सर क्या पढ़ा रहे हैं, 9th 10th, मोहित सर पढ़ा रहे हैं 6th 7th एंड ऑल दैट। जिसमें जिसका ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, बस वही पढ़ाओ। उससे क्या होगा, क्वालिटी। अब अगर मान लो मैं फिजिक्स पढ़ाना शुरू करूं तो काफी हद तक श्योर हूं कि मैं बहुत अच्छा नहीं पढ़ा पाऊंगा, स्पेशली उतना अच्छा तो बिल्कुल नहीं जितना विकास सर पढ़ा रहे, क्योंकि विकास सर ट्रेंड है, एक्सपीरियंस है। हाँ श्योरली ये वाली बात भी, अगर विकास सर इकोनॉमिक्स पढ़ाने पर आएंगे तो विकास सर शायद उतना अच्छा ना पढ़ा पाए जितना अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ सर, क्योंकि मैं 10-12 सालों से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ आ रही है, फटाफट से नोट करो, इतनी सी लाइन लिख देना काफी है। ये आपको दिख रहा है, इसकी कप, इसकी क्वालिटी के हिसाब से इसको एरिया दे रखा है, रेड एरिया, रेड ये बता रहा है कि जिसकी जैसी क्वालिटी उसको वैसा जॉब दो। फटाफट से पूरा एग्जांपल नोट करो। लिख लिए, चलिए अगले पे भाई। चलिए सर, दूसरा प्रिंसिपल क्या है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब है सर, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है भाई, अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपको पावर दे दी गई कुछ डिसीजन लेने की, पावर टू टेक डिसीजंस। पावर टू टेक डिसीजंस। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, एक प्रकार की ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ जॉब। जैसे मॉम ने कहा चल भाई फ्रिज में पानी भर के रख, साहिल मॉम ने तुम्हें क्या कहा, प्यार से मान लो, मम्मी प्यार से बोले, मेरे को बड़ा कम लगता है, मेरी मम्मी या आपकी मम्मी या किसी की मम्मी, उनको हक है तुम्हें किसी भी टाइम पे पीट देने का, और अगर तुमने कुछ फालतू बोला तो और पीटेंगे, स्पेशली कब, अगर मारते मारते उनकी चूड़ी टूट गई ना तो एक आधा और रख के देती है। चलिए सर, तो साहिल आपको मदर ने बोला कि भाई पानी भर के रखो फ्रिज में, तो ये क्या है, पावर या ऑब्लिगेशन आपके लिए, ऑब्लिगेशन के लिए पानी भर के रखो। डन। अच्छा दूसरा एग्जांपल है, साहिल आपको मदर ने बोला कि लो 200 रुपए लो और जाके बाहर से सब्जी लेके आओ, तो अब यहाँ पे पावर क्या है और ऑब्लिगेशन क्या है,
200 रुपए का यूज करना, वो क्या है? पावर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब यही पर यही बात कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। हिंदी में हेडिंग क्या लिखी कृष्णा? अधिकार और उत्तरदायित्व यानी कि जिम्मेदारी। अगर आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, किसी को क्या दे रहे हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहां गई? ये क्या हुआ भाई? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको किसी ने कोई क्या दी है, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्या दी है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ठीक है जी, किसी ने क्या दी है? रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ठीक। तो अगर कोई आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है तो उसको साथ साथ आपको पावर भी देनी पड़ेगी। तो यानी कि यहां पर अगर लिखा जाए तो पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। अब अगर मान के चलो किसी के पास पावर ज्यादा है, जैसे मॉम ने बोला कि जाओ ये 200 रुपये लो और राशन ले और सब्जी लेकर आओ, तो सब्जी आई 150 रुपए की। सब्जी आई कितने की? और मॉम ने पैसे कितने दिए थे? तो 50 रुपए की क्या होगी? घपलेबाजी मित्र। देखते ना इंस्टाग्राम पे रील आती है, घपलेबाजी रुकनी नहीं चाहिए मित्र। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अगर पावर क्या? हाँ बिल्कुल, 10 रुपए की चाउमीन, वो जो सब्जी मंडी के बिल्कुल बाहर ही नहीं बैठा होता, चाउमीन बना रहा है या मोमोज बेच रहा है या छोले भटूरे बेच रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ खा के आएंगे। पावर ज्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है भाई। पावर ज्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मिस यूज। क्या कर सकता हूँ? बोलो भाई। मिस यूज कर सकता हूँ। और दूसरे एग्जाम्पल में क्या हुआ? मोम ने कहा 200 रुपये लेके जाओ, सब्जी लेके आओ। ध्यान से सुनो मेरी बात को। कितने रुपए लेके जाओ? लेकिन वहां पे क्या, सब्जी आई है कितने रुपए की? सब्जी आई है 270 रुपए की। कितने रुपए की? तो अब मेरे को कुछ क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या हो गया? पावर कम हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई सर। तो यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यानी कि टास्क क्या रह जाएगा? बोलो भाई, टास्क क्या रह जाएगा? इनकम्प्लीट रह जाएगा टास्क। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टास्क क्या रह जाएगा? इनकम्प्लीट। तो इसलिए क्या बोला? क्या नहीं हो रही? कोई बात नहीं। अरे मेरी भगवान, हो रही रिकॉर्डिंग, थोड़ा टेढ़ा हो गई। चलिए, पावर यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या नजर आना चाहिए? बैलेंस। क्या नजर आना चाहिए? अगर पावर ज्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो क्या होगा? और पावर कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो क्या रह जाएगा? टास्क इनकम्प्लीट। आइए जरा यहाँ पे पढ़िए प्लीज ध्यान से, कॉपी को रोक कर ध्यान में देखिए। देखिए दिख रहा है? अच्छा, एक और बात बताओ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कौन किसको देगा? अच्छा, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मैनेजर सबॉर्डिनेट के लिए या सबॉर्डिनेट मैनेजर के लिए? दिमाग से लगाओ। मम्मी ने कहा जाके सब्जी लेके आ, चुपचाप से जा। तो मम्मी ने तो ऑर्डर दे दिया, अब उस पर रिस्पॉन्स किसको करना है? तुम्हें। अगर तुम सब्जी नहीं लेके आए तो पीटो, पीटे पीटे जाओगे। यानी कि पॉइंट क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उसके लिए बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप रिस्पॉन्स आता है। और जबकि पावर के लिए, पावर कौन किसको दे सकता है? तुम अपनी मॉम को पावर दे सकते हैं, मॉम तुम्हें पावर देंगी। तो मॉम तुम्हें दे सकती है पावर, तुम नहीं कह सकते मम्मी मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। मम्मी कहती मैं तुझे अधिकार देती हूँ, पापा कहते मैं तुझे अधिकार देता हूँ। तुम पापा को बोलोगे पापा मैं आपको अधिकार देता हूँ कि आप इस घर में रह सकते हो। कहे बेटे, 2 वक्त की रोटी मिल रही है ना,
वो भी नहीं मिलेगी। तो पावर ध्यान रखना हमेशा कहां से कहां आती है, टॉप टू बॉटम, क्योंकि ऑर्डर कौन किसको दे सकता है, टॉप वाला बॉटम को। ठीक है, ध्यान रखना, ये 1 मार्क में आ सकती चीजें। आइए जरा पढ़िए। अथॉरिटी मीन्स द राइट टू टेक डिसीजन, यानी कि पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। एंड ऑब्टेन ओबीडियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, बोर्ड पर देख लो, लिख लेना बाद में। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द जॉब असाइन ऑन टाइम। फ्योल ने सजेशन दिया, देयर मस्ट बी, ये लाइन लिख लेना, देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर पावर ज्यादा हुई तो, पावर कम हुई तो टास्क इनकम्प्लीट, तो इसलिए दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। देखिए जरा ये वर्ड देख लो, हाँ जी, क्या लिखा है, क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डर देगा कौन, मैनेजर, किसको, सबऑर्डिनेट करेगी छोटे व्यक्ति को। अथॉरिटी पावर कौन देगा, बोलो फटाफट बोलो, मैनेजर देगा किसको। लेकिन अब उस जो जो काम दिया था उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाब, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाब। जवाब कौन किसको देगा, बताएगा कौन किसको, सबऑर्डिनेट बताएगा किसको, मैनेजर को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, फटाफट से नोट करो सारी बातें जो लिखी हुई, कर सकते हो तो, अगर है तो लिख लो। वैसे आपके पास नोटबुक है, वो सॉरी ये नोट्स भी है और आपके पास बुक भी है, वहां से पढ़ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये है इसलिए कि ड्राफ्ट बेस वे में। ये लिख रहे हो, इनमें से ये वाली लाइन जरूर लिख लेना, फ्योर सेज देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वाली लाइन बस, फ्योल सजेस्टेड दैट देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड, ये पेपर में लाइन आई हुई है कई बारी, तो ध्यान रखना दोनों में, अथॉरिटी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी चीज ज्यादा या कम हुई तो आप दिक्कत में ही आओगे। अब आप जैसे आपकी भी फीस है, आपको जितनी फीस ट्यूशन में पे करनी है पेरेंट्स उतनी देंगे। अगर तुम्हारे को, तुमने पेरेंट्स से ज्यादा पैसे ले लिए तो हो सकता है तुम क्या कर दो, घपलेबाजी कर दो। और अगर कम मिलेगी तो मैं बोलूंगा कि भैया फीस कम आई है कि नहीं। तो ये दोनों इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। तनिष घपलेबाजी है ना, अरे कोई नहीं, जब मिलेगी तब तो करेगा ही तू, रहने दे बेटे, बर्थडे भी तो सेलिब्रेट करने हैं। अब दोबारा नहीं आएगा क्या, हर साल में एक बार तो आता ही है बर्थडे, तो अगले साल तब तक तो यहीं भी होगा, कहाँ जाएगा। क्या चेंजेस, चेंजेस चेंजेस, अच्छी बात है भाई, समय के साथ चेंजेस आ जाए। और अभी 10th और 12th वाले भी डर का माहौल जी रहा होगा, 10th और 12th वाले के बीच में। 10th कुछ भी हो सकता है 2 तारीख को अनाउंस कर दे 10th वालों का तो। सीबीएसई साहब, सीबीएसई इसने हर बार चीजों को सरप्राइज करा है, कभी क्वेश्चन के साथ, कभी पेपरों की टाइमिंग के साथ। डन, एक वर्ड और पढ़ते हैं, एक प्रिंसिपल और पढ़ते हैं। तीनों जो जो प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूँ बच्चों, बुक से जाके जरूर पढ़ लेना। देखो मैं अपने तरीके से बिल्कुल सिंप्लीफाई समझा रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग बन सके। ठीक है, कर लिया ऋषभ नोट ये सब, वो कर रहे हो ना, ये तो नोट कर लिया ना। ठीक है, तीसरे प्रिंसिपल पर आ रहे हैं। ये क्या हो गया, तुझे ही सुनाई देगी ना उसकी आवाज।
डिसिप्लिन, अनुशासन। हाँ जी, डिसिप्लिन का बेसिक मतलब क्या है कि सर जब आप लोग क्या करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो करें। रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या किया जाए, फॉलो किया जाए। ठीक है जी। अब रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर फॉलो करेंगे तो उससे कहीं ना कहीं चीजें किस वे में चलेंगी, बोलो, सिस्टमैटिक वे में। व्यवस्थित ढंग से चलेंगी, ठीक है कि नहीं। डन। देखिए जरा, तो डिसिप्लिन को बहुत सिंपल मैनर में बोला हुआ है, इट मींस ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल, बोलो बोलो गधो, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। और वो सारी बातें जो किसमें लिखी हुई हैं, एग्रीमेंट में, यानी कि फॉलो दी एग्रीमेंट। अब जैसे आपके स्कूल में भी तो कुछ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन जनरली ये भी बताते हैं डू और, बोलो, डू और डोंट्स, डू और डोंट्स। जैसे आपके स्कूल में भी तो है, वर्दी में आना है, डिसिप्लिन। अब कोई बंदा आ रहा है घर के कपड़ों में तो पीटीआई सर लपेट लेते, इधर इधर, ये क्या बदमाशी है, घर में आए तू अपने, हैं, पीट दिया पकड़ के, चल भाग यहाँ से। अब तुम इतने बड़े बड़े बाल करके जा रहे हो स्कूल में, एक अनुशासन है स्कूल में, एक सिंपल सोबर बाल होने चाहिए, इतने बड़े बड़े बाल है, इधर इधर। पीटीआई सर का काम होता है जनरली ये। हाँ, ये लड़कियों की तरह बाल किसने रख ली तूने, और इतने बड़े गुंडा है तू, बदमाश है तू, बदमाश बन रहा है तू, हैं, पीट दिया पकड़ के। और तो और 12:40 की है, सुबह 7:30 की टाइमिंग है ना सर स्कूल की, भैया 7:15 पर, या मान लो 1 बजे गेट बंद होता है। अब कुछ बच्चे लेट हो गए, बंद हो जाएंगे। उसके बाद जो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं असेंबली में, बाकी जो बच्चे लेट कमर्स है ना, लेट कमर्स को, ठीक है भाई इधर आओ, लेट क्यों हो गया हैं, उसके साथ अलग ही अत्याचार हो रहा है, लेट क्यों हो गया तू, सर सर वो ना वो बस, अच्छा, बाकी सब नहीं आए बस से, दिया रख के एक घूसा होता है। हाँ। अबे भाई हो, इसको मत गिरा दियो, मारूंगा तेरे, कहने तेरी फीस डबल ट्रिपल कर दूंगा। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सर, डिसिप्लिन सीधे तौर पर आपको बताता है कि आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है, कंपनी है, कोई भी है, उसको थोड़ा किस वे में रखिए, सिस्टमैटिक वे में रखिए। किस वे में रखिए, सिस्टमैटिक वे में रखिए। प्लीज एक बार जरा किताब से भी अगर जो बुक्स लाए हो पढ़ लो, कोड ऑफ कंडक्ट। और ज्यादातर कोशिश करो ना कि डिसिप्लिन ना सबसे पहले कहां फॉलो हो, डिसिप्लिन सबसे पहले कहां फॉलो होना चाहिए, टॉप लेवल पे यार, क्योंकि टॉप लेवल पे अच्छी चीजें रहेंगी ना, तभी जाके बाकी जो मिडिल और लोअर लेवल है वो फॉलो करेंगे। अब मान लो ऋषभ ने एक दिन स्कूल में टीचर लेट आए और ऋषभ भी लेट आया, तो सर ने पकड़ लिया ऋषभ को, तो ऋषभ ने जबान लड़ा दी, सर आप भी तो लेट आए हो। तो सर को फीलिंग कैसे आएगी ना, हाँ बात तो सही कह रहा है, मैं खुद लेट आया हूं तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, तो पहले हैं, पहले तो बस वही है, वो आखिरी तो हथियार वही है ना, पीट देने वाला, ठीक है नहीं, तो ध्यान रखना, ठीक है। अगली क्लास से करेंगे यूनिटी ऑफ कमांड, अगली क्लास से कौन सा करेंगे, यूनिटी ऑफ कमांड, थोड़ी बहुत नॉइस कैंसिलेशन, ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड के साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक। और जाती भी होगी तो क्या, अपनी क्लास है, अपना जेएमएस है भाई।